अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल। नमस्कार दोस्तों, आज मैं डॉक्टर मनोज कुमार सैनी भूगोल की क्लास के अंदर परिष्कार ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। टीचर ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के लिए इस क्लास में हम लोग आज पढ़ेंगे दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कल हम लोगों ने एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में पढ़ा था और कुछ अभ्यास के प्रश्न भी मैंने आपको दिए थे। उम्मीद है आप लोगों ने उन प्रश्नों को जरूर किया होगा। देखते हैं किसके कितने सही हैं। तो चलिए सबसे पहले गृह कार्य के वह प्रश्न देखें। देखिए, सबसे पहला प्रश्न था हमारा, स्क्रीन पर है आपके, देखिए इसको। विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है तथा उसका क्या नाम है? ए, एशिया में अरब का मरुस्थल, बी, अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल, सी, अफ्रीका में सहारा मरुस्थल और डी, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। तो बताइए दोस्तों, कौन सा आंसर सही होगा कि सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल कौन सा है? इधर से, हाँ, सहारा मरुस्थल। वेरी गुड। कहां पर है? अफ्रीका में। तो कौन सा आंसर हुआ? सी, सी आंसर है। वेरी गुड। आगे चलिए, दूसरा प्रश्न। अफ्रीका में विषुवत रेखा के दक्षिण में कौन सा मरुस्थल स्थित है? तो बताएं दोस्तों। ए है कैलिफोर्निया का मरुस्थल, बी है नेफ्द मरुस्थल, सी है सहारा मरुस्थल और डी है नामीब मरुस्थल। तो कौन सा मरुस्थल है? विषुवत रेखा के दक्षिण में एशिया अफ्रीका के अंदर कौन सा मरुस्थल है? उष्ण मरुस्थल है नामीब मरुस्थल। कालाहारी के पश्चिम में तटवर्ती क्षेत्र में नामीबिया देश के अंदर स्थित है ये। नेफ्त मरुस्थल कहां पर है? नेफ्त मरुस्थल है सऊदी अरब के अंदर। और कैलिफोर्निया का मरुस्थल ये कहां पर है? यह है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, कैलिफोर्निया प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में। और सारा मरुस्थल हमने देखा ही है कि अफ्रीका के उत्तरी भाग में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला प्रश्न देखिए। अफ्रीका के संदर्भ में निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, यानी 3 हमारे सुमेलित हैं और एक ऑप्शन है जो सुमेलित नहीं है, उसे छांटना है। देखिए, अब सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलिमंजारो अफ्रीका की, इसमें दे रखा है, क्या यही है? सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, सी, शीतोष्ण घास वेल्ड और डी, भूमध्य रेखीय वन कांगो बेसिन। तो बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा है? बी आंसर, सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। जबकि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील है अफ्रीका की विक्टोरिया, जो कि भ्रंश घाटी के मध्य में स्थित है। इसके पूर्व में और इसके पश्चिम में से पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी गुजरती है और स्थित है। तो इसके मध्य में स्थित है विक्टोरिया झील। अब इसको देखें, कैस्पियन सागर कहां पर है? तो फिर कैस्पियन सागर है एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। एक सागर के नाम से है और आंतरिक सागर है, महासागर से जुड़ा हुआ नहीं है। ये एशिया में यूराल पर्वत के दक्षिण में है। तो चलें अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी झील पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट घाटी में स्थित है? तो बताइए, पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट घाटी में स्थित नहीं है। कौन सी झील है जो रिफ्ट घाटी के अंदर बनी हुई नहीं है? मलावी झील, टेगानिका झील, एडवर्ड झील और विक्टोरिया झील। तो बताइए कौन सी झील है? अभी अभी बात की थी हमने, और आपने कौन सा लगाया है? अच्छा, विक्टोरिया झील ही लगाया है। तो ये अफ्रीका के जो पूर्वी रिफ्ट घाटी है, ये रिफ्ट घाटी विक्टोरिया के पूर्व से कुछ दूरी पर और कुछ दूरी पर पश्चिम से निकलती है, विक्टोरिया झील में से नहीं निकलती।
अन्य झीलों में से निकलती है। जो मलावी है, यानी पृथ्वी का वह भाग जो पूर्वी अफ्रीका अलग हो रहा है, वहाँ दरार पड़ी और उन दरारों के अंदर कुछ तो मिट्टी से बंद हो गए और कुछ चौड़ी दरारें जहाँ जहाँ पड़ी वहाँ गड्ढे हो गए और उन गड्ढों के अंदर पानी भरने से झीलें बनी हैं। तो उन झीलों में मलावी, टेगानिका, एडवर्ड और ऐसी ही झीलें बनी हुई है। उत्तरी अमेरिका की सीमा किस महासागर को स्पर्श नहीं करती है? तो बताइए, ए अटलांटिक महासागर, बी आर्कटिक महासागर, सी हिंद महासागर और डी प्रशांत महासागर। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कौन कौन से महासागरों से घिरा हुआ है ये हमने देखा था, और कौन सा महासागर इसको स्पर्श नहीं करता? तो बताइए, हिंद महासागर इसको स्पर्श नहीं करता, क्योंकि हिंद महासागर अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नवीन वलित श्रृंखला कौन सी है? ए एंडीज, बी एटलस, सी रॉकीज, डी अपलेशियन। तो बताएं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नवीन वलित श्रृंखला कौन सी है? रॉकीज। ये पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है और इसके पश्चिम में तटीय श्रेणियां कास्केड स्थित है। ये दोनों ही नवीन वलित पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जबकि एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, एटलस पर्वत श्रृंखला अफ्रीका महाद्वीप में है, तो ये भी नवीन वलित पर्वत श्रृंखलाएं हैं। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अपलेशियन पर्वत श्रृंखलाएं भी है जो नवीन वलित नहीं है, ये अवशिष्ट और प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखलाएं हैं। जैसे अरावली अवशिष्ट प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है, वैसे ही अपलेशियन भी उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग के अंदर स्थित अपलेशियन पर्वत श्रृंखला अरावली के समकक्ष, लगभग अरावली के बाद उसी युग में उद्भव इनका हुआ है, ये वलन हुआ है। तो अपलेशियन पर्वत श्रृंखला भी अरावली के समकक्ष अवशिष्ट प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न देखें, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप किस महाद्वीप से पनामा स्थल संधि से जुड़ा हुआ है? ये ध्यान रखना है, पनामा स्थल संधि एक महत्वपूर्ण चीज जगह है। तो कौन सा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का कौन सा भाग है जो पनामा स्थल संधि से होते हुए किस महाद्वीप की ओर जाता है, ये हमें ध्यान देना था। ए एशिया, बी ग्रीनलैंड, सी अफ्रीका और डी दक्षिणी अमेरिका। तो कौन से महाद्वीप से जुड़ा हुआ है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से। उत्तर में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। अगला प्रश्न देखें, एशिया महाद्वीप से कौन सी रेखा नहीं गुजरती है? ए कर्क रेखा, बी भूमध्य रेखा, सी मकर रेखा और डी उत्तरी आर्कटिक रेखा। तो बताइए, कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है जो एशिया महाद्वीप से नहीं गुजरती है? तो इसमें कौन सा आएगा? सी मकर रेखा। ये जो विषुवत रेखा है उसके दक्षिण में 23.5 डिग्री के दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा कहते हैं, और ये एशिया महाद्वीप से नहीं गुजरती। तो कहाँ कहाँ से गुजरती है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से गुजरती है, अफ्रीका से गुजरती है और ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है मकर रेखा। ना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप और एशिया से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है, आया हुआ भी है एसएससी वगैरह में, पुलिस कांस्टेबल में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप का कभी प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है, बताएं टोटल महाद्वीपों की संख्या कितनी है पृथ्वी पर? तो कितनी है? 9 नहीं, 7। 9 नहीं है, कितनी है? 7। महासागर कितने हैं? 4। और महाद्वीप कितने हैं? 7। तो इसको ध्यान रखना है, महासागरों से कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल एशिया महाद्वीप में पाया जाता है? ऐसा मरुस्थल जो एशिया महाद्वीप में है और अन्य मरुस्थल किसी दूसरे महाद्वीप में होंगे, तो इसमें से चुनना है। पहला है नामिब, दूसरा है नूबियन मरुस्थल, तीसरा है नेगेव मरुस्थल और चौथा कालाहारी मरुस्थल। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा जो एशिया में है?
कौन सा? सी। वेरी गुड। तो नेगेव मरुस्थल एक ऐसा मरुस्थल है जो इजराइल के अंदर है, बिल्कुल भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्र के अंदर, आंतरिक इजराइल के अंदर है। और मैंने बताया भी था आपको कि इजराइल ने इस मरुस्थल में ड्रिप इरिगेशन और शुष्क कृषि के द्वारा फलों का बागान बना दिए हैं। यहाँ पर किन्नू, मौसमी, नारंगी, अंगूर बहुत मात्रा में पैदा होते हैं। अब बाकी अन्य मरुस्थल नामीब, नूबियन और कालाहारी, ये सारे के सारे तीनों मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के हैं, ना कि एशिया महाद्वीप के। तो आगे चलें। अब देखिए आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, बाकी के जो 4 महाद्वीप हैं वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उन महाद्वीपों में से किस प्रकार के प्रश्न पिछली सेकंड और फर्स्ट ग्रेड में आए हुए हैं उनको देखें पहले कि किस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए, निम्न में से ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वतीय शिखर कौन सा है? ए माउंट ब्रूस, बी कोसियुस्को, सी ब्लू माउंटेन और डी माउंट ओर्ड। तो इन चारों में से कौन सा है हम पढ़ेंगे, तब लगेगा पता। पता है आपको, पढ़ रखा है आप लोगों ने? तो देखते हैं, आगे पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। आप दिमाग पे जोर डालिए और इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिए। अगला प्रश्न जो टीचर ग्रेड सेकंड में 2016 में आया, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप में नहीं है? तो बताइए, ए एटलस, बी कार्पेथियन, सी पिरेनीज और डी आल्प्स। कौन सी ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो यूरोप महाद्वीप में नहीं है, ये देखना था। अगला प्रश्न देखें, टीचर ग्रेड सेकंड में 2011 में आया, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन सा? ए मैनाल, बी एंजिल, सी जॉग और डी नियाग्रा। तो इनको हम देखेंगे आगे, अभी मैं नहीं बताऊंगा, आप दिमाग पे जोर डालिए कौन सा हो सकता है। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है, यही है, बिल्कुल आम के जैसे आकार का। तो यह है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और इसका यदि हम विवरण देखें तो विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका और चौथा हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। ये 17.84 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे फैला हुआ है और इसका मतलब हुआ 1,78,00,000 लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर। विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 3.5% भाग पर फैला हुआ है। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 11.97% है ये, यानी स्थल भाग को 100% माने तब 11.97% पर यह महाद्वीप फैला हुआ है। इस महाद्वीप से गुजरने वाले अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं? तो विषुवत रेखा और मकर रेखा, दो ऐसी रेखाएं हैं, मुख्य रेखाएं जो इससे गुजरती हैं। तो इसका लोकेशन देखा जाए तो विषुवत रेखा कहाँ पर है? यहाँ पर ये रेखा जो आपको मैप में भी दिख रही है, तो ये विषुवत रेखा है। और इसी के साथ साथ मकर रेखा को यदि हम देखें तो ये देखिए मकर रेखा यहाँ से गुजर रही है। 23.5 डिग्री की दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं और 0 डिग्री अक्षांश हमारी विषुवत रेखा है। तो दोनों महत्वपूर्ण रेखाएं इस महाद्वीप से गुजरती हैं। आगे देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात इसी महाद्वीप में है, एंजेल जलप्रपात, और ये वेनेजुएला जो देश है उसके अंदर स्थित है। और कौन सी नदी पर है? ओरिनिको नदी। जब एंजिल इसकी सहायक नदी ओरिनिको में गिरती है, तो ये देखिए आपकी फोटो भी दे रखी है, बिल्कुल पठार पर जो वेनेजुएला की हाईलैंड है, पठार से इतनी ऊंचाई से नीचे गिरता है और ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और इस जलप्रपात की लोकेशन जो है वो देखिए ये वाला भाग है, ओरिनिको नदी के अंदर जब एंजिल नदी वेनेजुएला हाईलैंड से नीचे की ओर गिरती है, पठार से नीचे की तरफ गिरती है, तब ये जलप्रपात बनता है और विश्व का सबसे विहंगम दृश्य इसके अंदर आता है। हजारों पर्यटक इसको देखने के लिए आते हैं प्रतिवर्ष। तो इसको ध्यान रखना है, वेनेजुएला देश के अंदर है,
एंजल जलप्रपात है जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी पूरी महाद्वीप में उत्तर से दक्षिण में फैली हुई है, यह है एंडीज पर्वत श्रेणी। ये देखिए महाद्वीप में यहां से लेकर पूरा यहां तक। अब इसकी लंबाई वगैरह है और सब चीजें, इतना फैक्चुअल बहुत ज्यादा नहीं पूछते हैं कि एंडीज पर्वतों की लंबाई कितनी है, ऐसे कितने पर्वतों की लंबाई रटेंगे, ऐसे कितने जलप्रपातों की ऊंचाई रटेंगे। तो अब ऊंचाइयां लंबाइयां तथ्यात्मक कम पूछा जाता है, फैक्चुअल कम पूछा जाता है, अवधारणाएं ज्यादा पूछी जाती हैं। तो सबसे लंबी कौन सी है ये तो पूछ सकते हैं, क्योंकि कई बार पूछा भी जाता है कि विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो यह है एंडीज पर्वत श्रेणी, जो कि पूरे महाद्वीप में उत्तर से लेकर दक्षिण दिशा में फैली हुई है। अब देखिए दक्षिणी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी, सबसे ऊंची चोटी दक्षिणी अमेरिका की और पूरे दक्षिणी गोलार्ध की भी सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ, अर्जेंटीना में है और 6,972 मीटर ऊंचाई की है। तो एकांकागुआ की यदि लोकेशन देखें तो ये देखिए यहां पर है एकांकागुआ, त्रिभुज बना हुआ है यहाँ पे छोटा सा, और यहीं पर अर्जेंटीना के अंदर चिली के बस सीमावर्ती भाग के अंदर इस भाग में विश्व की दक्षिणी भाग की जो महाद्वीप है उस दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ऊंची चोटी है ये एकांकागुआ, 6,962 मीटर है। विश्व की सबसे बड़ी नदी, बड़ी का मतलब क्षेत्रफल में, यानी अपवा क्षेत्रफल के अंदर और पानी ले जाने के अंदर सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये नदी है अमेजन नदी। तो ये देखिए यहां से दिख रही है, बिल्कुल एंडीज पर्वतों से निकलकर यहां तक जाकर के अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर, इस भाग को अपन जो विषुवत रेखा के जस्ट पास में जाकर के गिरती है, तो इसे कहते हैं हम विश्व की सबसे बड़ी नदी। लंबी नहीं, ध्यान रखिएगा, ये लंबाई में बड़ी नहीं है, लंबाई में लंबी नहीं है, क्षेत्रफल में बड़ी है, पानी विसर्जन करने में बड़ी है। महासागर में प्रतिवर्ष सबसे अधिक पानी विसर्जन करती है, तो इसलिए इसके आकार या क्षेत्रफल की दृष्टि से है तो अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी कहलाती है। अन्य नदियों के अंदर पराना और पराग्वे, तो पराना नदी ये देखिए ये दिख रही है और पराग्वे नदी यहाँ पर ये दिख रही है। तो दोनों नदियाँ पराना और पराग्वे महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो ब्राजील की तरफ से आती है और पराना पराग्वे देश से बहते हुए और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसके बाद ओरिनिको नदी जो कि एंजल जलप्रपात बनाती है, तो यहाँ से ओरिनिको नदी निकल करके इधर की तरफ जा रही है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो महत्वपूर्ण नदियों के अंदर अमेजन, उसकी सहायक नदियां ध्यान रखनी है। वर्ल्ड रिवर सिस्टम हम अलग से भी करेंगे, तो लेकिन महत्वपूर्ण जो नदियां हैं अभी हमें देखते हुए जाना है। तो ये हमारी महत्वपूर्ण नदियां थी। आगे चलें तो दक्षिणी अमेरिका के उपोष्ण घास प्रदेश कौन कौन से हैं। उपोष्ण घास प्रदेश मतलब जो विषुवत रेखा है उसके कुछ उत्तर और कुछ दक्षिण में जो घास प्रदेश हैं, सवाना प्रकार के काफी ऊंचे घास प्रदेश होते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो देखिए ये वाला जो भाग है वेनेजुएला का, यहाँ पर लानोज नाम की घास मिलती है, और ये वाला जो ब्राजील का भाग है इस एरिया में विषुवत रेखा से नीचे कंपोज नाम की घास मिलती है, जो कि अफ्रीका में पाए जाने वाले सवाना घास के समान ही है। काफी बड़ी घास है। आपने देखा भी होगा कि नदियों के किनारे पर एरा नाम की घास उगती है अपने यहाँ पर, तो काफी ऊंची हो जाती है, नमी ज्यादा होती है तो और रस्सी भी बनाते हैं उससे हम, तो एरे की जैसी घास होती है ये, काफी ऊंचाई वाली। इसको हाथी घास भी कहते हैं। तो वेनेजुएला में इसका नाम क्या है, लानोज, और ब्राजील में कंपोज। फिर दक्षिणी अमेरिका के शीतोष्ण घास प्रदेश कौन से हैं। तो शीतोष्ण घास कौन सी है, तो देखें ये वाला भाग अर्जेंटीना का दक्षिणी जो भाग है उसके अंदर ये शीतोष्ण प्रकार की घास मिलती है। मकर रेखा के काफी नीचे की तरफ ये घास मिलती है, इसे कहते हैं पैम्पास। अब इस घास के अंदर प्राकृतिक घास को हटाकर अर्जेंटीना ने गेहूं के खेती विस्तृत खेत विकसित कर लिए हैं, और पंपास घास के मैदानों के अंदर अब गेहूं की विस्तृत खेती की जाने लगी है। तो अर्जेंटीना के अंदर पंपास, ब्राजील में सवाना टाइप की उपोष्ण कटिबंधीय घास कंपोज, और वेनेजुएला में लानोज।
और जबकि ये वाला जो भाग है अमेजन नदी घाटी का, जहाँ लगभग रोज वर्षा होती है तटीय प्रदेशों में, तो ऐसी वनस्पति यहाँ पर उगती है जो कि विषुवत रेखीय सदाबहार वनस्पति है। इसे हम क्या कहते हैं? शैलवास। विषुवत रेखीय सदाबहार वन है। ये विश्व के सबसे घने, सबसे कठोर लकड़ी के और सबसे ऊंचे वन प्रदेश हैं। तो यहाँ पर अमेजन नदी घाटी के अंदर विश्व के सबसे घने बसे हुए वन मिलते हैं। और कुछ जगह तो ऐसी है जहाँ पर सदियों से धरातल पर सूर्य की किरणें ही नहीं पहुंची है, क्योंकि वन इतना सघन है कि धरातल पर अंधेरा रहता है और बहुत अधिक सरीसर्प, एनाकोंडा और बहुत सारे रेंगने वाले जानवर यहाँ पे मिलते हैं। इस वन के अंदर जो अधिक सघनता के कारण ये धरती के फेफड़े भी कहलाते हैं, क्योंकि धरती को ऑक्सीजन देते हैं और धरती के लिए, जीवों के लिए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन यहाँ पर होता है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, देखिए इस क्षेत्र के अंदर जो पूरा हरा दिख रहा है और पहाड़ियों से लाल दिख रहा है, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर एक जगह ऐसी भी है जो कि विश्व की सबसे शुष्क है, आटाकामा मरुस्थल, जो कि पेरू और चिली में ये वाला स्थान है। ये वाला बिल्कुल स्थान तटीय प्रदेश के अंदर, बिल्कुल समुद्र के किनारे किनारे पर ही मरुस्थल है और इसे आटाकामा मरुस्थल कहते हैं। ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ठंडी धारा बहती है, जिसको हम पेरू चिली की धारा या हम्बोल्ट की धारा कहते हैं। इस ठंडी धारा के कारण वायुमंडल में नमी नहीं जा पाती और यहाँ पर तटीय प्रदेश में होते हुए भी वर्षा विश्व में सबसे कम होती है। तो वो जगह कौन सी है जिस शहर या जिस नगर के आसपास वर्षा विश्व की सबसे कम होती है? तो यंगे टाउन ऐसी जगह है, योंगे टाउन, जो कि एंटोफगास्ता क्षेत्र के अंदर है, बिल्कुल इस वाले स्थान पर। तो एंटोफगास्ता क्षेत्र के अंदर बिल्कुल चिली का भाग है और इस क्षेत्र के अंदर विश्व में सबसे कम वर्षा होती है। ऐसा पिछले 60 सालों के अंदर केवल 2 बार छींटे पड़े हैं। इसका मतलब विश्व का सबसे शुष्क स्थान हो गया। ध्यान रखना है, योंगे टाउन एंटोफगास्ता क्षेत्र के अंदर है, प्रांत के अंदर। अन्य मरुस्थलों के अंदर इस महाद्वीप में पेंटागोनिया का मरुस्थल, जो कि शीतोष्ण मरुस्थल है, वो देखिए इसकी लोकेशन, ये वाला भाग बिल्कुल एंडीज पर्वतों के पूर्व के अंदर, बिल्कुल तलहटी पर ये वाला भाग जो है पेंटागोनिया का मरुस्थल कहलाता है, जो कि गोबी के मरुस्थल के समान शीतोष्ण मरुस्थल है। ब्राजील में कॉफी के जो बागान हैं क्या कहलाते हैं? फजेंडा। तो देखिए ये ब्राजील के हाईलैंड्स हैं, कुछ पर्वतीय और कुछ पठारी भाग हैं। इन पठारी भागों पर, इन पर्वतीय ढालों पर कॉफी के बागान स्थित हैं। कॉफी का पेड़ और पत्ता आपको दिखाई दे रहा है ये फोटो में, और कॉफी जो आती है बिल्कुल गोल गोल जामुन की तरह, बिल्कुल गोल सा आता है, थोड़ा लंबा सा इसका फल, और इसका जो बीज होता है उसे भून कर, उसे सेक करके और पीस करके कॉफी बनाई जाती है। तो ये कॉफी के बागान को कहते हैं फजेंडा, और इस क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी को कहते हैं टेरा रोक्सा। बिल्कुल लाल सी मिट्टी होती है, काली लाल सी भूरी सी मिट्टी। अब विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कहां पर है? तो विश्व की सबसे ऊंची राजधानी देखें कि सबसे ऊंचाई पर बसी हुई राजधानी किस देश की है? वो देखें बोल्विया, और इसकी राजधानी क्या है? ला पाज। तो इसको देखें, बोल्विया ये रहा और इसकी राजधानी ये यहाँ पर ला पाज। तो ये देखिए, ये जो लाल पॉइंट आपको उभर रहा है ये है बोल्विया की राजधानी ला पाज। ये विश्व में सबसे ऊंचाई पर बसी हुई राजधानी है, 3000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर बसी हुई राजधानी है। तो विश्व की का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी यह भी इसी महाद्वीप में है, ओजोस डेल सलादो, 6887 मीटर ऊंचा है, चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर। इसका फोटो भी दिखाया हुआ है, ये देखिए, इसमें लगातार धुआं और कुछ लावा निकलता रहता है। और इसकी लोकेशन देखें तो ये देखिए, यहाँ पर चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर जो ये त्रिभुज बना हुआ है, बिल्कुल इसी जगह पर ये एक शंकुनुमा ज्वालामुखी शंकु पर्वत के समान बिल्कुल
और काला, और हमेशा लाल लावा इसमें से निकलता रहता है और धुआं तो हमेशा ही निकलता रहता है। तो ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है, ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये था हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। अब है अभ्यास के प्रश्न। देखिए किस प्रकार के प्रश्न इसमें बनते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, एंडीज श्रेणी की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? तो एंडीज श्रेणी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? ए एवरेस्ट नेपाल, बी किलिमंजारो तंजानिया, सी देनाली दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका, और डी एकांकागुआ अर्जेंटीना। तो बताइए सबसे ऊंची चोटी एंडीज श्रेणी की कौन सी है? यह है डी एकांकागुआ अर्जेंटीना में। अब प्रश्न है, विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात का क्या नाम है? वह कौन सी नदी पर स्थित है? तो विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है ये देखना है। विक्टोरिया जेम्बेजी नदी पर, चूलिया चंबल नदी पर, एंजेल ओरिनिको नदी पर, और गरसोपा शरावती नदी पर। तो बताएं कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? यह है एंजेल या एंजिल जलप्रपात, जो कि एंजिल नदी जब ओरिनिको नदी में गिरती है वेनेजुएला देश के अंदर स्थित है दक्षिणी अमेरिका में। जबकि विक्टोरिया कहाँ पर है? अफ्रीका के अंदर जेम्बेजी नदी पर। काफ़ी फुहारें और काफ़ी जलवाष्प जो है इससे निकलती है और धुंध छाई रहती है। चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर, और गरसोपा जलप्रपात शरावती नदी में कहाँ पर है? भारत के अंदर पश्चिमी घाट में। चलिए अब चलते हैं अंटार्कटिका पर। अंटार्कटिका पता है आपको कहाँ है? अंटार्कटिका महाद्वीप बताइए कहाँ है? बिल्कुल दक्षिणी ध्रुव पर। तो दक्षिणी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर तो महासागर है, और दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका महाद्वीप है, जो कि एक निर्जन महाद्वीप है, क्योंकि इस महाद्वीप के ऊपर चारों तरफ 98% भाग पर लगभग 1.5 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत चादर छाई हुई है। तो पूरे इस महाद्वीप के ऊपर बर्फ की चादर है। केवल 2% क्षेत्र ही ऐसा है जो बर्फ से रहित है। तो केवल 2% क्षेत्र इसके आसपास का क्षेत्र है जो कि बर्फ से रहित है। बाकी पूरा का पूरा महाद्वीप बर्फ से ढका हुआ है। लगभग 1.5 से 5 किलोमीटर मोटी परत है। तो औसत रूप से 1.6 किलोमीटर के करीब पूरे महाद्वीप के ऊपर बर्फ की चादर छाई हुई है। तो इसे निर्जन महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि स्थायी रूप से कोई भी मानव इस महाद्वीप पर नहीं रहता है। केवल वैज्ञानिक लोग, जो हमारी शोधशालाएं, जो हमारी रिसर्च लेबोरेटरीज बनी हुई हैं विभिन्न देशों की, इस महाद्वीप पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है। केवल अनुसंधान के लिए शोधशालाएं या लेबोरेटरीज हमने विस्थापित कर रखी है, और केवल 1000 के आसपास वैज्ञानिक कुछ समय के लिए यहाँ रहते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, क्योंकि अधिक समय तक, इतनी अधिक ठंड है कि अधिक समय तक यहाँ पे रहना संभव नहीं है, और स्थायी रूप से तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो बर्फ की बहुत ही मोटी परत है, जैसा कि मैंने बताया 1.6 किलोमीटर की लगभग औसत परत है। अब इस महाद्वीप की खोज सबसे पहले किसने की? तो कैप्टन जेम्स कुक ने 1773 के अंदर इस महाद्वीप को देखा था। चढ़ने का साहस नहीं किया, अपनी नाव से उतर करके इस पे जाने का साहस नहीं किया, क्योंकि पानी ही बहुत ठंडा था आसपास के क्षेत्रों में। तो इस महाद्वीप के ऊपर बिल्कुल सफेद महाद्वीप था। तो 1773 में सबसे पहले उसको देखा गया, और प्रथम कदम जॉन डेविस ने सन 1821 में रखा। तो इस महाद्वीप पर पहली बार जाने वाला व्यक्ति था जॉन डेविस। प्रथम भारतीय व्यक्ति जो इस महाद्वीप पर पहला कदम भारतीय ने रखा, वे थे डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही। तो ये जो थे गिरिराज सिंह सिरोही, इनका गोत्र है सिरोही, और ये राजस्थान के सिरोही जिले में रहने वाले थे। तो सबसे पहले जो अंटार्कटिका अभियान गया वो इनके नेतृत्व में गया है, गिरिराज सिंह सिरोही के नेतृत्व में। और इस महाद्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी भी है। तो माउंट एरेबस जो कि रॉस द्वीप के ऊपर है, विश्व का सबसे न्यूनतम तापमान भी इसी महाद्वीप के ऊपर है, वास्तोक नामक जगह पर। इसको देखें
तो वास्तोक नामक जगह जो है ये एक केंद्र है जो कि रूस का एक शोधशाला या रिसर्च लेबोरेटरी है। और यहाँ पर 1983 में 21 जुलाई के दिन सबसे ठंडा तापमान रिकॉर्ड किया गया था, जो था -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो माइनस में 89.2 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान निकाला गया। और ये क्षेत्र जो है, जो सक्रिय ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है, वो देखिए इस क्षेत्र में एक द्वीप दिख रहा है, ये वाला यहाँ पर जो द्वीप है, इस द्वीप के अंदर जो माउंट एरेबस नामक का एक ज्वालामुखी है, लगातार लावा निकल रहा है। तो बिल्कुल ठंडे क्षेत्र में भी यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है। ये विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है और 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर यानी 1,40,00,000 से भी अधिक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। और विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2.7% भाग इसके अंदर समाहित है। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 9.4% भाग इस महाद्वीप में है, यानी बहुत बड़ा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया और यूरोप से बड़ा महाद्वीप है ये। अंटार्कटिका महाद्वीप की स्थिति दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर है। देखिए इसके अंदर जो दक्षिणी ध्रुव है वो लगभग इसके मध्य में, यहाँ पर देखिए ये दक्षिणी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव के चारों तरफ ये महाद्वीप फैला हुआ है। तो पूर्वी दिशा के अंदर ज़्यादा है इसका विस्तार और पश्चिम दिशा के अंदर द्वीप ज़्यादा हैं। मुख्य महाद्वीप जो है वो थोड़ा सा ही फैला हुआ है, ये देखिए। तो पूर्व दिशा के अंदर अधिकांशतया, पूर्व दिशा के अंदर ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। तो पश्चिम दिशा में कम फैला हुआ है, पूर्व दिशा में थोड़ा ज़्यादा है। और इसके इस भाग के अंदर हमारा भौगोलिक ध्रुव स्थित है। तो यहाँ पर बहुत से देशों के शोध केंद्र स्थित हैं और भारत का जो शोध केंद्र है वो 2 शोध केंद्र हैं। एक का नाम है दक्षिणी गंगोत्री। जब ये शोध केंद्र थोड़ा सा इररिलेवेंट हो गया तो दूसरा जो शोध केंद्र है वो मैत्री विकसित किया हमने। और भारत का जो शोध केंद्र है वो इस लोकेशन में, मैत्री और इस लोकेशन के अंदर जो था दक्षिणी गंगोत्री था। दक्षिणी गंगोत्री जो था वो तटीय क्षेत्र में था, जबकि थोड़ा आंतरिक क्षेत्र के अंदर अब नया शोध केंद्र मैत्री विकसित कर लिया है हमने और दक्षिणी गंगोत्री को छोड़ दिया है अब। तो अंटार्कटिका महाद्वीप से संबंधित कुछ अभ्यास के प्रश्न। मानव रहित महाद्वीप कौन सा है, ऐसा पूछा जाता है तो दिमाग में आता है कि मानव रहित कौन सा है, जबकि मानव तो है, वहां पर लेबोरेटरी तो है, लेकिन स्थायी निवास नहीं है मानव का। ये ध्यान रखिए, ये अकेला एक ऐसा महाद्वीप है जिस पर मानव का स्थायी निवास नहीं है। तो कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका महाद्वीप, जो अभी अभी हमने पढ़ा। विश्व में सबसे न्यूनतम तापमान किस स्थान पर पाया जाता है? तो बताएं, सबसे न्यूनतम तापमान विश्व का कहाँ पाया जाता है? ओमियाकोन, व्लादिवोस्टोक, वर्खोयांस्क और वास्तोक। तो सबसे कम तापमान अभी अभी देखा था हमने वास्तोक पर, -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि रूस के शोध केंद्र के ऊपर रिकॉर्ड किया गया। कब? 21 जुलाई को और 1983 में। चलिए अब अगला महाद्वीप देखते हैं, यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप एक बहुत छोटा महाद्वीप है और एशिया से लगा हुआ महाद्वीप है। तो यह महाद्वीप जो है विश्व का 6ठा बड़ा महाद्वीप है। यह एक प्रायद्वीपीय महाद्वीप है। क्यों? क्योंकि इस भाग के अंदर एशिया महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप इधर की तरफ पूरा बड़ा महाद्वीप है और ये जो महाद्वीप है एक प्रायद्वीप के रूप में। इसका मतलब इस महाद्वीप के 3 ओर पानी है, इधर भी, उत्तर में भी, पश्चिम में भी और दक्षिण में भी। जबकि पूर्व के अंदर ये जो महाद्वीप है इसके अंदर पूर्व के अंदर जो है एशिया महाद्वीप है। तो एक प्रायद्वीप के रूप में, प्रायद्वीप किसे कहते हैं हम? जिस भूखंड के 3 ओर पानी हो और एक ओर वह स्थल भाग से जुड़ा हो, तो ऐसे स्थल भाग को हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप भी ऐसा ही एक प्रायद्वीप है जो मुख्य भूमि एशिया से जुड़ी हुई है पूर्व की तरफ और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की तरफ पानी है इसके।
तो इसे कहते हैं प्रायद्वीपीय महाद्वीप। यह एक जो प्रायद्वीपीय महाद्वीप है इसका क्षेत्रफल 10.18 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2% भाग है केवल, तो 2% भाग पर फैला हुआ है और स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 6.8% भाग पर फैला हुआ है। अब देखिए, सबसे छोटा महाद्वीप तो नहीं है, इससे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन यहां पर विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। कहां पर है? इटली में, इस स्थान पर। तो वेटिकन सिटी है, वहां पर एक निश्चित जनसंख्या रहती है और वेटिकन सिटी का खास बात क्या है कि पोप जो है, यानी जो क्रिश्चियनों का धर्म गुरु है, वो वहीं पर है। और वेटिकन सिटी में सिर्फ एक चर्च है और चर्च में निवास करने वाले और चर्च में जो पूजा अर्चना करने वाले हैं, जो प्रेयर करने वाले हैं, उनकी 1000 जनसंख्या है केवल। और इसकी जनसंख्या जो है वो निश्चित है, ना तो कम होती है और ना ही ज़्यादा होती है। कभी कोई संत मर जाते हैं तो उनकी जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति को दूसरे देश से संत बना लिया जाता है और नागरिकता दे दी जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ की जनसंख्या जो है वो 1000 निश्चित रहती है। तो विश्व का सबसे छोटा देश है। ये पॉइंट भी बहुत बड़ा है, केवल एक चर्च और उसके आसपास के निवास स्थान, इतना सा देश है ये। यूरोप के 3 ओर स्थित महासागरों को देखें तो देखिए, यूरोप के अंदर उत्तर में उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक सागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर और दक्षिण में ये वाला भूमध्य सागर है। तो 3 तरफ इसके महासागर है। तो ये एक प्रायद्वीपीय महाद्वीप है। और यूरोप के नवीन वलित पर्वत कहाँ पर हैं? तो देखिए, यूरोप के अंदर पर्वत श्रृंखलाएं हैं, प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखलाएं भी है और नवीन वलित पर्वत श्रृंखलाएं भी है। तो देखिए, नवीन वलित पर्वत श्रृंखला यहाँ से होकर ये वाला पूरा भाग जो जा रहा है काला सागर तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी पहाड़ियाँ, ये पर्वत श्रृंखलाएं कहलाती है आल्प्स। और इनका अलग अलग जगह पर नाम भी अलग अलग है, जैसे कार्पेथियन आल्प्स चेक गणराज्य में इस स्थान पर, स्विस आल्प्स यहाँ पर स्विट्जरलैंड के आसपास और इटली के आसपास, और दिनारिक आल्प्स स्वीडन और फ्रांस के मध्य में इस जगह की पहाड़ियों को कहते हैं। तो इस तरीके से इन पहाड़ियों को एक संयुक्त नाम आल्प्स के नाम से जाना जाता है, जबकि अलग अलग स्थानों पर स्थानीय नामों से इसको जाना जाता है। यूरोप के जो प्राचीन वलित पर्वत हैं उसके अंदर यूराल, ये देखिए, जो कि यूरोप और एशिया को अलग करता है, इसी से एक यूराल नदी निकल करके और कैस्पियन सागर में जाती है। तो ये एशिया और यूरोप की प्राकृतिक सीमा भी बनाता है। तो ये वाला पर्वत है जो है यूराल पर्वत। ये प्राचीन वलित पर्वत है, अरावली से काफी बाद का है लेकिन प्राचीन है। और इसी के साथ साथ हर्सिनियन समय का अपलेशियन के साथ साथ बने हुए नॉर्वे और स्वीडन की ये वाले जो क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र के अंदर नॉर्वे हाईलैंड के नाम से या नॉर्वे पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो कि अमेरिका के अपलेशियन के साथ साथ निर्मित हुए हैं लगभग, और ये भी एक प्राचीन वलित पर्वत हैं। अब जो यूरोप के अंदर कुछ ब्लॉक माउंटेन या खंड पर्वत भी हैं। देखिए, यहां से लेकर यहां तक ये राइन नदी है और राइन नदी के दोनों ओर कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं। राइन नदी एक भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। इसका मतलब धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ गया और कुछ भाग नीचे चला गया। तो नीचे वाले भाग में से राइन नदी बह रही है और दोनों तरफ उठे हुए भागों में पर्वत श्रृंखलाएं बन गई, जिनका नाम है वॉसजेस और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। तो जर्मनी के अंदर ये दोनों पर्वत स्थित हैं और इन दोनों पर्वतों के मध्य में से, जो कि खंड पर्वत या ब्लॉक माउंटेन कहलाते हैं, इन दोनों पर्वतों के मध्य में से राइन नदी यहां से निकलकर उत्तरी सागर के अंदर यहां पर गिरती है। यूरोप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो वो देखें हम, तो माउंट एल्बुर्ज, ये यूरोप की सर्वोच्च चोटी है। 5642 मीटर इसकी ऊंचाई है और काकेशस श्रेणियों में रूस और जॉर्जिया की सीमा पर स्थित है। तो इसकी लोकेशन देखिए आप मैप के अंदर, तो रूस और जॉर्जिया की सीमा पर यहाँ पर स्थित जो श्रेणी है, यहाँ पर बिल्कुल कैस्पियन सागर के जस्ट पश्चिम में इस जगह पर एल्बुर्ज पर्वत श्रृंखला यहाँ से निकलती है।
तो कॉकेशियस पर्वत श्रृंखला और एल्ब्रुज पर्वत श्रृंखला जहां पे मिलती है उस स्थान पर यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट एल्बुर्ज। तो इसको ध्यान रखना है कि सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बुर्ज है जो कि कैस्पियन सागर के पश्चिम में जॉर्जिया और रूस की सीमा पर स्थित है। अब दक्षिणी यूरोप की जलवायु की बात करें तो दक्षिणी यूरोप के अंदर ये वाले संपूर्ण भाग के अंदर जो जलवायु पाई जाती है उसे कहते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु। ये जलवायु का एक विशेष प्रकार है और इसके अंदर जो है शीतकाल में वर्षा होती है और ग्रीष्मकाल के अंदर शुष्कता रहती है। और इस क्षेत्र के अंदर भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र में खट्टे रसदार फलों की कृषि बहुत अधिक की जाती है। तो खट्टे रसदार जो फल हैं इस क्षेत्र के अंदर मौसमी, नींबू, नारंगी, माल्टा और किन्नू और अंगूर, इनकी खेती बहुत अधिक होती है। इन वृक्षों की जड़ें काफ़ी लंबी होती है और छाल मोटी और खुरदरी होती है। तो जड़ें लंबी होने के कारण ग्रीष्मकाल के अंदर काफ़ी गहराई से ये पानी ले लेते हैं और शीतकाल के अंदर काफ़ी अच्छी वर्षा प्राप्त करते हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यदि हम देखें तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वह है वोल्गा नदी। तो इसको देखिए, वोल्गा नदी कहाँ पर है? ये देखिए कैस्पियन सागर में गिरने वाली ये वाली जो नदी है जो कि यूरोपियन रूस से आती है, इसको कहते हैं वोल्गा नदी, जो कि कैस्पियन सागर में गिरती है। ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। और इसके अलावा सर्वाधिक देशों में से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो इसको देखें हम, तो सबसे अधिक देशों में से प्रवाहित होने वाली नदी यहाँ जर्मनी से निकलकर और 10 देशों में से होती हुई लगभग सीमा को टच करती हुई या देशों के अंदर से बहती हुई डैन्यूब नदी काला सागर में जाके गिरती है। तो ये विश्व में सबसे अधिक देशों में से बहने वाली नदी है या सबसे अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करके बहती है। तो 10 देशों की सीमा को स्पर्श करके बहती है ये, इसको ध्यान रखना है, डैन्यूब। अब भ्रंश घाटी में से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो भ्रंश घाटी में से प्रवाहित होने वाली नदी है राइन, जो कि जनेवा के पास से निकलकर उत्तरी सागर के अंदर जर्मनी के अंदर बहती हुई जाती है और सबसे ज़्यादा व्यस्त नदी भी है क्योंकि इसके अंदर जो परिवहन का काम है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी जल परिवहन इस नदी में बहुत अधिक मात्रा में होता है। और जर्मनी के औद्योगिक सामान को पूरे यूरोप और पश्चिमी भागों के अंदर वितरित करने का काम ये नदी के द्वारा किया जाता है, नावों के द्वारा किया जाता है। अन्य नदियाँ जो यूरोप की है उनको देखें तो सीन, निपर, नीस्टर। तो सीन यहाँ पर, निपर और नीस्टर, ये काला सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं जो कि महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। ये है यूरोप के अंदर जो इतनी भी डी से स्टार्ट हो रही है, निपर में भी डी स्टार्ट है, डी साइलेंट है, नीस्टर में भी डी साइलेंट है। तो जितनी भी डी से स्टार्ट होने वाली नदियां हैं, इंग्लिश का टर्म ध्यान रखिएगा, निपर को देखिएगा इंग्लिश में, तो वो सारी काला सागर में गिर रही है। बाकी जैसे वोल्गा है, यूराल है, वो कैस्पियन सागर में गिरती है, रोन है वो भूमध्य सागर में गिरती है। तो जितनी डी से स्टार्ट होने वाली है, यानी डी का मतलब डार्क, तो वो काला सागर में गिरती है, ये ध्यान रखिएगा। यूरोप से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? तो जो महत्वपूर्ण रेखा है उसके अंदर से एक रेखा है आर्कटिक रेखा, 66.5 डिग्री का अक्षांश वृत्त है जो यहाँ से गुजरता है यूरोप के अंदर, स्कैंडिनेविया और उत्तरी साइबेरिया के भाग में से होकर के गुजरता है रूस से। तो उसे कहते हैं आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वर्त। अब यूरोप से संबंधित अभ्यास के प्रश्न। कौन सा महाद्वीप प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहलाता है? तो ए एशिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका और डी ऑस्ट्रेलिया। तो बताएं कौन सा महाद्वीप जो है वो प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहलाता है? वो है यूरोप। अब देखिए यूरोप की कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में से प्रवाहित होती है? ए डैन्यूब, बी वोल्गा, सी राइन और डी रोन। तो बताएं कौन सी नदी है? अभी अभी पढ़ा था हमने, राइन नदी। डैन्यूब सबसे अधिक देशों में से बहती है और यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा, और रोन नदी इटली के अंदर है, वेटिकन सिटी के पास से होकर के बहती है। तो ये है इटली की नदी, छोटी सी है बहुत। अब लेते हैं अगला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है एक
द्वीपीय महाद्वीप है, पूरे द्वीप के ऊपर यानी पूरे महाद्वीप के ऊपर अकेला देश है, और अन्य देश भी इसमें शामिल हैं, लेकिन मुख्य जो भूमि है ऑस्ट्रेलिया की, उसके पूरे के पूरे भाग पर अकेला एक देश है, ऑस्ट्रेलिया। तो आइए ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखें। इसे ओशेनिया भी कहते हैं। इसके अंदर न्यूजीलैंड, तस्मानिया, मेलेनेशिया के द्वीप और माइक्रोनेशिया के द्वीप शामिल हैं। तो मेलेनेशिया के द्वीप इस क्षेत्र के अंदर सुवा, तुवालू, फिजी आदि देश हैं, और प्रशांत महासागर के आगे माइक्रोनेशिया के छोटे छोटे प्रवाल द्वीप और ज्वालामुखी द्वीप हैं, वो भी इसके अंदर शामिल हैं। विश्व का सबसे छोटा वह 7वां महाद्वीप है ये। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 8.52 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, और विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1.7% भाग इसके अंदर आता है। स्थल मंडल का केवल 5.7% भाग ये महाद्वीप घेरे हुए है, और इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि इसके चारों ओर क्या है, समुद्र है, पानी ही पानी है चारों ओर, तो इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ऐसे ही एक द्वीपीय महाद्वीप और है, अंटार्कटिका। तो वो मानव रहित है, लेकिन तो द्वीपीय महाद्वीप के रूप में यदि नाम आता है तो ऑस्ट्रेलिया पहला टिक होगा और दूसरा अंटार्कटिका होगा। तो ऑस्ट्रेलिया की स्थिति पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में है। ऑस्ट्रेलिया से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है, मकर रेखा। तो आइए देखते हैं, जैसे यहां से होकर जो 23.5 डिग्री की दक्षिणी अक्षांश की रेखा गुजरती है वह है मकर रेखा। तो महत्वपूर्ण अक्षांश मकर रेखा इसके दक्षिणी भाग से होकर के गुजरती है। और ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास प्रदेश कौन से हैं, तो देखिए इस भाग के अंदर मर्रे और डार्लिंग और उसकी सहायक नदियां प्रवाहित होती हैं। तो मर्रे डार्लिंग बेसिन के अंदर जो घास प्रदेश है उसको कहते हैं डाउन्स, और इन डाउन घास प्रदेशों के अंदर ऑस्ट्रेलिया गेहूं की कृषि मुख्य रूप से करता है। तो ये मर्रे डार्लिंग बेसिन में ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर, आंतरिक भाग के अंदर है, जिसको हम कहते हैं डाउन्स के मैदान। यहाँ पर भी प्रेरीज और स्टेपीज की जैसी घासें, झुंड वाली घासें, लगभग 3 फीट 3.5 फीट ऊंची घासें यहाँ पर उगती थी। अब इस पूरे क्षेत्र के अंदर अधिकांशतया विस्तृत गेहूं की कृषि और रबी में होने वाले जौ और चना आदि की कृषि की जाती है। ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख पशु कौन सा है, कंगारू, क्योंकि क्रिकेट टीम के जो सदस्य होते हैं उनको भी क्या कहते हैं हम, कंगारू। तो यही है कंगारू, जो कि अपने बच्चे को अपने पेट में बने हुए थैले के अंदर रखता है जब तक वो चलने लायक नहीं हो जाता। तो ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी देखें हम, यानी माउंटेन जो पीक है उसको देखें, तो माउंट कोसी उसको यहाँ पर है, बिल्कुल ये वाला पीला पॉइंट जो दिखा रखा है दक्षिणी भाग के अंदर है। तो पूरा उत्तर से लेकर इस भाग के अंदर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की एक श्रृंखला है स्नोवी श्रृंखला। स्नोवी श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, और ऑस्ट्रेलिया की भी ये सबसे ऊंची चोटी है। इसको कहते हैं माउंट कोसियुस्को, 2228 मीटर ऊंची है। स्नोई श्रेणी के अंदर न्यू साउथ वेल्स प्रांत के अंदर है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय भाग में स्थित पर्वत श्रेणी का नाम क्या है, जैसे मैंने अभी अभी बताया, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो उत्तरी भाग से लेकर पूरा यहां तक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। इसके अलावा इस भाग के अंदर ये थोड़ा सा फट करके अलग जाती है, वो है स्नोवी श्रेणी, जिसके ऊपर इसकी सर्वोच्च चोटी भी है। इसके बाद यहाँ पर ब्लू माउंटेन भी है। तो इस क्षेत्र के अंदर ब्लू माउंटेन है मेलबोर्न के पास में। तो ये मुख्य 3 श्रेणियां हैं। इसके अलावा इस वाले क्षेत्र में किम्बरले पठार है। पर्वत श्रेणियां बहुत कम है, केवल पूर्वी भाग में है ऑस्ट्रेलिया में, बाकी कुछ पठारी और अधिकांशतः मैदानी भाग है। विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्ति क्या होती है, समुद्रों के अंदर चूना या मूंगा द्वीप जिसको कहते हैं हम, वो प्रवाल भित्तियां हैं। तो ऐसी तटीय अवरोधक प्रवाल भित्ति जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाई जाती है। तो ये देखिए लोकेशन यदि देखें ऑस्ट्रेलिया में, तो ये वाला जो भाग है बिल्कुल तट के पास पास, ये वाला भाग, ये है अवरोधक प्रवाल भित्ति, विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है। और इसको छोटे भाग में देखें तो ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी मकर रेखा के ऊपर ऊपर है ये, और काफी लंबी प्रवाल भित्ति है।
तो इसे कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में है और विश्व का सबसे बड़ा चूना प्रदेश यही क्षेत्र है, जो कि महासागर के अंदर है। कुछ कुछ भाग इसका ऊपर दिखाई देता है। तो ये देखिए शैवाल वगैरह उगे हुए हैं और पानी के अंदर बहुत सारे जीव यहाँ पर रहते हैं, मछलियों के घरौंदे हैं। और सबसे मेन जीव जिन्होंने इस प्रवाल भित्ति को बनाया वो है फोरामिनीफेरा। तो फोरामिनीफेरा नामक जीव जो हैं इस क्षेत्र के अंदर प्रवाल बनाते हैं और इनके जो बच्चे होते हैं इन्हीं से चिपक करके और इनका खोल और इनकी हड्डियां चूना पत्थर का एक द्वीप बनाती है, जिसे हम कहते हैं प्रवाल द्वीप या चूना द्वीप या मूंगा द्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया का हम देखें कि ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध सोने की खाने कहाँ पर है, तो दो प्रसिद्ध सोने की खाने हैं, कालगुल्ली और कुलगार्डी। तो इसको देखिए, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में ऊपर वाला कालगुल्ली और नीचे वाला ये कुलगार्डी नामक जगह है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में बहुत अधिक सोना निकाला जाता है और ये पश्चिमी मरुस्थल के अंदर स्थित खाने हैं जो कि सोने की चट्टानें हमको देती है। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, जैसा मैंने बताया भी था घास के मैदान बताते समय, कौन कौन सी है, मर्रे और डार्लिंग। तो दो नदियां हैं मर्रे और डार्लिंग, दोनों मिलकर के ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स के मैदान में प्रवाहित होती हैं। आगे चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलों पर। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में विशेष रूप से लगभग आधा महाद्वीप मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो हम देखें पश्चिमी भाग के अंदर उत्तरी भाग ये वाला है, इसको कहते हैं ग्रेट सैंडी मरुस्थल, जो ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा मरुस्थल है और बहुत रेतीला मरुस्थल है। इसका मतलब इस मरुस्थल को अर्ग मरुस्थल कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे रेत ही रेत का विस्तार है। तो जहाँ ऐसे मरुस्थल जहाँ बालू रेत बहुत अधिक मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, अर्ग मरुस्थल। फिर इसके दक्षिण में गिब्सन मरुस्थल है और इसके भी दक्षिण में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल दक्षिण पश्चिमी भाग के अंदर फैला हुआ है। इसके बाद मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया के अंदर तनामी मरुस्थल है और मध्यवर्ती और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और जो क्वींसलैंड है ऊपर वाला, इसके अंदर सिम्पसन मरुस्थल फैला हुआ है। तो कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया के अंदर 5 मरुस्थल फैले हुए हैं। तो इसको ध्यान रखना है, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, तनामी और सिम्पसन। तो देखते हैं कुछ अभ्यास के प्रश्न। ऑस्ट्रेलिया पढ़ा हमने, एक दो प्रश्न देखें। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले घास प्रदेश को क्या कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो घास प्रदेश पाया जाता है, जो कि एक शीतोष्ण घास प्रदेश है, उसका नाम क्या है ये देखना है। ए वेल्ड्स, बी प्रेरी, सी स्टेपी और डी डाउन्स। तो बताएं ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन सा घास प्रदेश है? डाउन्स। तो ये शीतोष्ण घास प्रदेश है ऑस्ट्रेलिया का। प्रेरीज कहाँ पर है? कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में। वेल्ड कहाँ पर है? दक्षिणी अफ्रीका में। और स्टेपी कहाँ पर है? मध्य एशिया में। तो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता? तो बताएं कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलता? ए है विक्टोरिया, बी ग्रेट सैंडी, सी गिब्सन और डी आटाकामा। तो बताएं कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया का नहीं है? डी आटाकामा। तो आटाकामा मरुस्थल कहां पर है? पेरू और चिली में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर। अब आगे हैं गृह कार्य के प्रश्न, और गृह कार्य के प्रश्न आप हल करके लाएंगे। मैं आंसर नहीं बताऊंगा, अगली क्लास में मैं इसके आंसर बताऊंगा। तो आइए देखते हैं हम गृह कार्य के प्रश्न आपके। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से कौन सी रेखा नहीं गुजरती है? ए भूमध्य रेखा, बी मकर रेखा, सी कर्क रेखा और डी अंटार्कटिक रेखा। तो अंटार्कटिक रेखा और मकर रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा में से ये देखना है कि कौन सी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से नहीं गुजरती है। दो है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? ए हिमालय, बी रॉकीज, सी एंडीज और डी यूराल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो ये देखिएगा, मिलाइएगा आप। और प्रश्न ये हैं, इनको हम कल हल करेंगे।
नोट्स पढ़ करके और जो कुछ मैंने पढ़ाया उसको बिल्कुल ध्यान रख करके आप इनका आंसर देंगे। ये हैं आपके लिए गृह कार्य के लिए अभ्यास के प्रश्न। तो आज की क्लास यहीं तक। नमस्कार दोस्तों, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। नमस्कार। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस पर आने वाले वीडियोस पर कमेंट्स कीजिए।